और आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही शॉर्ट स्पैन में हम लोगों ने तैयारी किया कि आज हम लोग बातचीत कर पाएँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं थोड़ा सा इस जर्नी को शुरू करना चाहूँगा। पहले मुझे ये क्लैरिटी दे दीजिए कि आवाज़ आ रही है ना हमारी? क्लियर है ना सब कुछ? Yes, yes, loud and clear. ओके। और आई हैव वन मोर डिवाइस जिसमें मुझे शेयरिंग राइट चाहिए होगा। Okay. यस, थैंक यू। तो मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि यूरिक एसिड को लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के बीच। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। अ, मतलब यूरिक एसिड एक ऐसा टॉपिक है जो रियलिटी में है कुछ और, लोग समझते कुछ और है। ठीक है। और तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ कि यूरिक एसिड जो है वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ठीक है। और एक स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू बहुत सारी पॉइंट्स मैं कवर अप करूँगा। और ये सेशन हमारा बहुत लंबा नहीं चलेगा क्योंकि यूरिक एसिड को बड़ा कंसाइज करके रखा हुआ है हमने। तो अभी टाइम हो रहे हैं हमारे अराउंड 9:30। ठीक है। तो हम लोग इस सेशन को क्लोज करेंगे बाई 10 o'clock। लगभग 25-30 मिनट में ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग खुल के सवाल पूछिएगा, है ना? तो चलिए हम लोग इस जर्नी को शुरू करते हैं और वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग अबाउट यूरिक एसिड क्यों होता है। ठीक है, क्या क्या कन्फ्यूजन्स हैं, लोग क्या सोचते हैं, रियलिटी क्या है, चलिए, है ना? तो चलिए इस जर्नी को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूरिक एसिड जो है ना, वो प्रोटीन के कारण डेवलप नहीं होता। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि यूरिक एसिड जो है ना वो प्रोटीन से होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूरिक एसिड प्यूरिन से होता है। तो पहली चीज, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इट इज नॉट प्रोटीन बेस्ड, इट इज प्यूरिन बेस्ड, है ना? तो पहला पॉइंट तो आपको ये समझना है कि आपको अपने डाइट के अंदर प्यूरिन के लेवल को कम करना है, ना कि प्रोटीन के लेवल को। ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे डाइट हैं जिसमें प्यूरिन भी होता है और प्रोटीन भी होता है। मतलब प्रोटीन है और प्यूरिन भी है उसमें, उसको अवॉइड करना है। लेकिन सारे प्रोटीन सोर्सेस के अंदर प्यूरिन नहीं होता। ये चीज़ आपको बहुत ही क्लियरली समझने की जरूरत है ना? तो आप ये बात समझ गए। चलिए हम लोग इस जर्नी को समझते हैं कि डाइट कितना रिस्पॉन्सिबल है ना? और यूरिक एसिड है क्या? यूरिक एसिड बेसिकली बाई प्रोडक्ट है हमारे प्यूरिन के डिकम्पोजिशन का। ठीक है। और ये पहले हमारे ब्लड में मिक्स होता है और प्यूरिफिकेशन के थ्रू ये हमारे किडनी के थ्रू पास करता है। ठीक है। किडनी का काम होता है यूरिक एसिड को निकाल के बॉडी से बाहर करना। ठीक है। तो इसमें एक चीज हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्यूरिन क्या है। प्यूरिन जो है वो कोई इटसेल्फ खुद का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यूरिन इज प्रोड्यूस नेचुरली इन योर बॉडी एंड फाउंड इन सर्टेन फूड। देखिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि प्यूरिन हमारा बॉडी भी बनाता है और कुछ फूड सोर्सेस से भी आता है। लेकिन मैं आपको ये चीज समझाना चाहूंगा कि प्यूरिन बेसिकली फूड सोर्सेस से कितना आता है और हमारा बॉडी कितना उसको बनाता है। तो आपको बहुत ही ताज्जुब होगा, यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है 1/3 ऑफ द, ये देखिए ये लाइन आप रीड करिए। ठीक है, यहाँ मैंने एरो किया हुआ है। 1/3 ऑफ द यूरिक एसिड इन योर बॉडी मेक्स ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ प्यूरिन यू गेट फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक। मतलब आपकी बॉडी में जितना भी प्यूरिन जाता है उसका एक तिहाई, सिर्फ एक तिहाई, ओनली 1/3, सिर्फ एक तिहाई ही प्यूरिन डाइट से आता है। बाकी सारे प्यूरिन क्या है ना, प्यूरिन डिकम्पोजिशन ऑफ
डिकम्पोजिशन ऑफ सेल्स, यानी जब हमारी शरीर की कोशिकाएं जब डैमेज होती हैं तो वो एज अ बाई प्रोडक्ट वो प्यूरिन रिलीज करती हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना है कि अगर आप अपने डाइट से प्यूरिन को कम कर भी लेंगे तो भी ऐसा नहीं होगा कि आपका बॉडी का यूरिक एसिड बंद हो जाए, है ना, वो आता ही रहेगा। तो हमें दोनों डायरेक्शन में सोचना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग लो प्यूरिन डाइट के बारे में समझते हैं कि क्या क्या डाइट है जिसमें लो प्यूरिन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसमें प्यूरिन कम मात्रा में पाया जाता है, जैसे कॉफी, एग, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पोटैटो एंड नट्स। ठीक है, और मैं आपको बताऊं कि जो सेल जो डिकम्पोज होते हैं ना, ये सेल जो डिकम्पोज होते हैं वो लगभग 67% प्यूरिन कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन फूड के थ्रू जो प्यूरिन जो है वो 33% होता है। अगर हम फूड से प्यूरिन को अगर मतलब फूड से हम प्यूरिन को कट भी कर दें, मान लीजिए मैंने आज कसम खा लिया कि नहीं, आज के बाद मैं कोई भी ऐसी चीज में हाथ नहीं लगाऊंगा जिसमें प्यूरिन होता है, तो भी इस 67% के कारण आपकी बॉडी में बहुत सारे यूरिक एसिड होगा। इसीलिए यूरिक एसिड एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बहुत एहतियात बरतने के बाद भी लोग बड़े परेशान रहते हैं कि यार इतना कुछ करने के बाद भी ये समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही। ठीक है, तो हम दोनों एजेंडास के ऊपर बात करेंगे कि जो सेलुलर डैमेज है, जो हमारी कोशिकाओं का जो डैमेज है, उन डैमेज को भी हमें समझना बहुत जरूरी है। और पैरेलली आपको ये भी समझना जरूरी है कि डाइट से प्यूरिन को कैसे मैनेज किया जाए। और हमें ये भी समझना जरूरी है कि चलो प्यूरिन हमारी बॉडी में गया, उसने खूब सारा यूरिक एसिड बनाया, लेकिन यूरिक एसिड बढ़ भी गया तो हमें क्या करना है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए। यूरिक एसिड को आप जीरो नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है ये, लेकिन बहुत सारी चीजें डे टू डे लाइफ में आपके हाथ में है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं कि कैसे सेल जब डीकम्पोज होता है तो प्यूरिन डेवलप होता है। क्योंकि एक आपको दोनों साइड से, जैसा कि हमने अगर आप इस स्क्रीन पे देखेंगे जो अभी आपके फ्रंट में है, तो यहाँ आप पाएंगे कि चलो फूड को तो हमने रेस्ट्रिक्ट कर लिया। अगर आपने ये पता कर लिया कि कहाँ कहाँ प्यूरिन होता है, उसको आपने रेस्ट्रिक्ट कर लिया, तो फूड वाला पोर्शन तो आप रेस्ट्रिक्ट कर ले जाओगे, लेकिन जो सेलुलर डिकम्पोजिशन है उसको रेस्ट्रिक्ट करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उसी जर्नी को मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो जो सेलुलर डिकम्पोजिशन से जो प्यूरिन डेवलप होता है, यहाँ पे मैं रेड कलर से एरो कर देता हूँ सो डेट कि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपके सेल्स के डिकम्पोजिशन से जो प्यूरिन डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो सेल के डिकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है? सेल के डिकम्पोजिशन का मतलब होता है सेलुलर डैमेज या सेलुलर लॉस। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि सेल का जो डैमेज है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या? ऑक्सीडेशन करके हम डैमेज करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन बॉडी के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप हमसे पूछेंगे कि क्या क्या सोर्सेज हैं जो ऑक्सीडेशन को नेचुरली बढ़ाते हैं, तो जवाब आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट हमने ऐड करना है, चलो मैं पांचवा पॉइंट कर देता हूँ, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सॉरी सॉरी, वो तो ऑलरेडी 4 पॉइंट पे एडेड है। ठीक है, तो पहला जो कंट्रीब्यूशन है सेलुलर डैमेज का वो है एयर पोल्यूशन, दूसरा है हायर स्ट्रेस लेवल, तीसरा है इम्प्रॉपर गट हेल्थ। गट हेल्थ मतलब आपका जो डाइजेस्टिव पाथ का जो हेल्थ है वो, और चौथा है हैवी वर्कआउट। ये चार चीजें ऐसी हैं जो ज्यादा बॉडी में सेलुलर डिकम्पोजिशन करती हैं, मतलब सेल्स को डैमेज करती हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि जो लोग हैवी वर्कआउट करते हैं उनकी बॉडी की प्रोटीन डिमांड नॉर्मल लोगों के अपेक्षा बहुत ज़्यादा होती है। आइए हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली exactly जब इन सारी चीज़ों से आपको आप एक्सपोज होते हैं, मीन्स एयर पोल्यूशन से, स्ट्रेस लेवल से, गट हेल्थ, हैवी वर्कआउट, ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो क्या होता है बेसिकली
ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स डेवलप करते हैं, फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल्स एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं, है ना। आप ऐसे समझ लो Fr+, इस तरह के आयन होते हैं जो अपने आप को स्टेबल और न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए, आप बचपन में थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ हम बढ़ेंगे, तो जब भी कोई किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ऑक्सीडाइज हो गया। और आपको ऑक्सीडेशन ही रोकना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन ही आपकी जो बॉडी का जो सबसे सूक्ष्म, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, फंक्शनल पार्ट है, वो सेल है। तो वो सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑक्सीडेशन से ही उसको बचाना है, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल क्या करता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जो एक नेगेटिवली चार्ज होता है। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, फ्री रेडिकल, और स्टेबल हो जाएगा। तो ये स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होता है। अब ये क्या करता है, मैं बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, हालांकि ये बहुत टेक्निकल है, लेकिन आप मोटा मोटा समझिए। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये फ्री रेडिकल हमारे सेल के ऊपर अटैक करता है और सेल को तोड़ के सेल प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन बनाता है। इस तरह का माहौल बनता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इस फ्री रेडिकल के पास जाता है और इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और ये सेल बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज आयन, ठीक है। अब ये सेल जो बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिक एक्टिविटी और बायोकेमिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा था, वहीं पे ये सेल हमारी बॉडी के अंदर एक फ्री रेडिकल का बिहेवियर जनरेट करना शुरू कर देता है। और अगेन ये किसी दूसरे सेल के ऊपर अटैक करता है, ये फिर किसी दूसरे सेल के ऊपर अटैक करता है, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के खुद को न्यूट्रल करता है और इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देता है। तो ये होता है मोनोप्रोग्रेसिव ऑक्सीडेशन। मोनोप्रोग्रेसिव मतलब एक पोर्शन को डैमेज करता है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल को डैमेज करता है। इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। तो इस चीज को रोकने के लिए करना क्या है, तो हमें करना है ऑक्सीडेशन को रोकना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रुकेगा तभी सेल का डैमेज रुकेगा। तो सेल के डैमेज को रोकने के लिए हमें क्या करना है कि हमें एंटीऑक्सीडेंट यूज करना है। यानी एंटीऑक्सीडेंट वो तत्व है जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में विघ्न लाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को के ऊपर लगाम लगाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स करते क्या है, जैसे आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल बना, तो पहला टारगेट तो आपका ये रहता है कि ये सारी चीजें आपके बॉडी में ना हो, ठीक है। जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं कि जो फ्री रेडिकल को फॉर्म करने वाले जो कंपोनेंट्स है, वो पहले तो उसको आपको मिनिमम करना है ताकि मिनिमम फ्री रेडिकल बने। और फ्री रेडिकल अगर बने तो उसको ऐसा माहौल देना है कि वो फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को डैमेज करें, उसका बाहर ही बाहर कोई ना कोई निजात लाया जाए, एक सोल्यूशन डेवलप किया जाए। तो उसका सोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन से बचना है तो आपको क्या करना है, घर में एयर प्यूरिफायर लगा के रहना है। मैक्सिमम टाइम, जितने टाइम आप इन हाउस रहते हैं, आपका प्यूरिफायर ऑन रहना चाहिए। स्ट्रेस लेवल को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको खुश रहना है, ठीक है। और आपका इमोशनल हेल्थ, आपका फाइनेंशियल हेल्थ, ठीक है, आपका रिलेशनशिप, सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। गट हेल्थ मतलब आपकी बॉडी में सफिशिएंट वाटर और सफिशिएंट फाइबर और सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। और आपको बहुत हैवी वर्कआउट नहीं करना है, एक मॉडरेट वर्कआउट करना है, ठीक है। अति किसी भी चीज़ की बहुत बुरी होती है, ठीक है। अगर आप हैवी वर्कआउट करते हैं, अगर आपका प्रोफेशन वैसा है, तो उस केस में आपको अपने कंसल्टेंट से बात करके उसको काउंटर करने का व्यवस्था भी पैरेलली बनाना चाहिए, ठीक है। आइए, तो हम लोग बात कर रहे थे फ्री रेडिकल्स में एंटीऑक्सीडेशंस का। तो जो सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट होता है वो होता है विटामिन सी। सबसे बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, विटामिन सी होता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि विटामिन सी के अंदर एक नेचर होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है फ्री रेडिकल के सामने जाके। विटामिन सी ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाला और आपके फ्री रेडिकल को डोनेट करके न्यूट्रल कर दिया, और विटामिन सी डोनेट करने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है।
ठीक है। तो क्या होता है कि जब फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज हो गया तो उस केस में विटामिन सी जो है, सॉरी, फ्री रेडिकल जब न्यूट्रलाइज हो गया तो फिर वो आगे किसी को डैमेज नहीं करता। ठीक है। फिर कोई नया फ्री रेडिकल आता है, उसके लिए एक और मॉलिक्यूल विटामिन सी का चाहिए होता है। लेकिन ये है कि हम पूरे 24 घंटे पोल्यूशन से एक्सपोज्ड हैं। ऐसा कोई सांस नहीं होता, ऐसी कोई हवा नहीं है हमारे जो बॉडी के अंदर जाती है जिसमें पोल्यूशन ना हो। ठीक है। तो इसका मतलब है कि पूरे पूरे 24 घंटे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल बनता रहता है। और 24 घंटे फ्री रेडिकल बनने का मतलब है कि आपकी बॉडी में विटामिन सी का जो मॉलिक्यूल है वो 24 घंटे प्रेजेंट रहना चाहिए। ऐसे कंडीशन में आपको सस्टेन्ड रिलीज विटामिन सी की जरूरत होती है। ठीक है। ऐसे कंडीशन में आपको सस्टेन्ड रिलीज विटामिन सी की, एसआर बोलते हैं, एसआर विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। क्योंकि सस्टेन रिलीज विटामिन सी की कैपेसिटी होती है जो आपके विटामिन सी के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसको केमिकली हम एक्सकॉर्बिक एसिड कहते हैं, वो एक्सकॉर्बिक एसिड बेसिकली क्या करता है कि आपके फ्री रेडिकल को काउंटर करता है और सस्टेन रिलीज विटामिन सी है वो आहिस्ते आहिस्ते रिलीज करता जाता है। ठीक है। नॉर्मली हम लोग जो ब्रांड रेकमेंड करते हैं वहां पे ये सस्टेन रिलीज विटामिन सी 8 आवर्स तक रिलीज करता है। तो आइडियली आपको यही रेकमेंड किया जाता है कि हर 8 घंटे पे आप अपने बॉडी को विटामिन सी का कोटा प्रोवाइड करिए। अदरवाइज जैसे ही विटामिन सी का लेवल आपकी बॉडी से जीरो होगा, है ना, क्योंकि विटामिन सी की यूटिलिटी फ्री रेडिकल के अलावा बहुत सारे न्यूट्रिशनल ऑप्शंस के लिए भी जरूरत पड़ता है। ठीक है। तो अगर विटामिन सी का मॉलिक्यूल नहीं होगा तो आपका बॉडी फ्री रेडिकल्स के लिए अनप्रोटेक्टेड रहेगा। और वो फ्री मतलब आपका बॉडी एक ऐसे घर की तरह हो जाएगा जिसका वॉचमैन छुट्टी पे चला गया। ठीक है। तो घर में चोरी हो जाएगी, उसी तरह आपकी कोशिकाएं डैमेज होंगी। इसलिए आपको पूरा प्रयास करना है कि विटामिन सी के मॉलिक्यूल्स की अवेलेबिलिटी आपकी बॉडी में पर्याप्त होनी चाहिए। ठीक है। और कम नहीं होनी चाहिए। और आपको दूसरी तरफ ये प्रयास करना है कि फ्री रेडिकल कम से कम बने आपकी बॉडी में, और ताकि विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट है वो कम से कम आपको पड़े। फिर भी एक मोटा मोटा कैलकुलेशन है कि 1 kg का बॉडी होता है ना, 1 kg की बॉडी को 6 मिलीग्राम पर केजी के से लेके 40 मिलीग्राम पर केजी तक विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। ये हर पर्सन का अलग अलग है क्योंकि ये बहुत वेरिएशन है इसमें। एक्सकॉर्बिक मतलब किसी का स्ट्रेस लेवल बहुत अच्छा है, किसी का स्ट्रेस लेवल खराब है। अब किसी के अकाउंट में 50 लाख रुपए, किसी के अकाउंट में 50 लाख रुपए का कर्जा है। ठीक है। तो दोनों में स्ट्रेस लेवल में फर्क होगा। तो फर्क होगा तो फ्री रेडिकल्स के जनरेशन में भी फर्क होगा। एक खूब सलाद खाता है, दूसरा सैलड नहीं खाता, तो दोनों के गट हेल्थ में फर्क होगा। एक ऐसी जगह ऑफिस में बैठता है जहाँ पे एयर प्योरीफायर लगा हुआ, और एक ऐसी जगह वर्क करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो ये वेरी करता रहता है। बट आइडियली मेरा ये रिकमेंडेशन है कि 15 mg प्रति किलोग्राम आपकी बॉडी का जो भी है उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 घंटे से डिवाइड कर लीजिए, आवरली कैलकुलेट कर लीजिए, उस हिसाब से हर 8 घंटे पे एक बार आप सप्लाई करना शुरू करिए। आपका बॉडी प्रोटेक्टेड रहेगा। इस तरीके से होगा क्या, इस तरीके से क्या होगा कि जो सेल का डिकम्पोजिशन रेट है वो आपका घटना शुरू हो जाएगा, और वहां से प्यूरिन आना कम हो जाएगा। और प्यूरिन आना कम हो जाएगा तो यूरिक एसिड कम बनेगा, और यूरिक एसिड कम बनेगा तो आपका किडनी सफिशिएंटली मैनेज कर लेगा उतने यूरिक एसिड को। ठीक है। तो चलिए हम लोग इस स्टडी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं और समझें कि आपको किन चीज़ों से फ्री होना है, मतलब क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बीकन। बीकन तो वैसे भी हमारे इंडिया में बहुत कम लोकेशंस पे खाया जाता है। ठीक है। लीवर, सैर्डिन, एंकोवी और ड्राइड पीस और ओट मिल्स, ये सब कुछ ऐसे फूड हैं जिसमें ज़्यादा प्यूरिन पाया जाता है। ठीक है ना। तो बहुत जगह ये बोला जाता है कि आप दाल मत खाओ। ठीक है। ठीक है। लेकिन सारे दाल यूरिक एसिड नहीं बढ़ाते, है ना। गोभी यूरिक एसिड बढ़ाता है, पालक बढ़ाता है। लेकिन बहुत जगह लोग क्या कहते हैं, पालक तो बताते फिर पनीर भी बोल देते हैं। तो ऐसा मत बोलो आप, है ना। पनीर खाओ, पालक मत खाओ। ठीक है। पालक पनीर एक साथ मत खाओ। ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझने की जरूरत है कि आपको ये फोकस नहीं करना है कि प्रोटीन से डरना है, आपको प्यूरिन से डरना है। ठीक है।
और डाइट वाला प्यूरिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी में प्यूरिन की फैक्ट्री लगी हुई है। उस फैक्ट्री को हटाने के लिए विटामिन सी रिस्पॉन्सिबल है, ये चीज़ समझना जरूरी है। देखिए यूरिक एसिड एक वाटर सॉल्युबल एसिड है ना, वो पानी में बढ़िया से घुलता है, इसलिए आपको पानी पीना चाहिए। अब यहाँ 8 ग्लास लिखा है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। आपको हर किलोग्राम पे 40 ml पर डे पीना है पानी। आप अपना वजन और 40 ml से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो वैल्यू आती है उसको पीजिए। बेस्ट तरीका है कि जब भी आप यूरिन डिस्चार्ज करने जाएं तो 1 ग्लास पानी पी के जाएं, मतलब डिस्चार्ज करने से पहले 1 ग्लास पानी पिए, ठीक है। फिर जब यूरिन बने उसके बाद जाने से पहले, मतलब जब तक मैं पीऊंगा नहीं तब तक जाऊंगा नहीं, इस तरह का एक कमिटमेंट आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा यूरिक एसिड से होता क्या है, किडनी स्टोन बनता है ना। और यूरिक एसिड का जो मेजरमेंट है, चलिए उसके बारे में भी बात करूंगा थोड़ा, ठीक है। यूरिक एसिड को टेस्ट कैसे करते हैं? यूरिक एसिड को बेसिकली टेस्ट दो तरीके से करा जाता है। यूरिन के अंदर यूरिक एसिड को चेक करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है ब्लड के अंदर चेक करते हैं। यूरिक एसिड हमारे ब्लड में जाता है पहले, फिर वहाँ से किडनी उसको प्रोसेस करके हमारे यूरिन में भेजती, फिर वहाँ से वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली 750 मिलीग्राम जो रहता है वो पूरे दिन भर का कलेक्शन होना चाहिए। 24 आवर का यूरिन जब आप कलेक्ट करके लैब में देते हैं, बिकॉज एक बार के सैंपल से पता नहीं चलता, क्योंकि यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन आपके पानी के पीने के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए 24 घंटे का जब आप यूरिन इकट्ठा करते हैं, सुबह का यूरिन डिस्चार्ज करने के बाद जो सेकंड यूरिन से आप कलेक्ट करना शुरू करते हैं गैलन में, और नेक्स्ट डे की मॉर्निंग फर्स्ट यूरिन तक आप कलेक्ट करके लैब में देते हैं, और फॉर 24 आवर का यूरिन कलेक्ट करते हैं, तब आपको पता चलता है कि रियल में कितना कितना यूरिन में यूरिक एसिड है। तो ये आपका आइडियल वैल्यू है, 250 मिलीग्राम से लेके 750 मिलीग्राम तक सेफ माना जाता है, उसके बाद अनसेफ माना जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बाकी मैं आपको बता देता हूँ यूरिक एसिड के मेजरमेंट को, कि यूरिक एसिड को हम ब्लड में मेजर करते हैं, ठीक है, क्योंकि यूरिक एसिड को बॉडी से निकालने का काम किडनी का है, ठीक है। और यूरिक एसिड अगर किसी का हायर है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप यूरिन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या आपका बॉडी में डिकम्पोजिशन ज़्यादा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका किडनी यूरिक एसिड को बाहर नहीं खींच पा रहा, यानी आपकी किडनी का फिल्ट्रेशन सिस्टम पुअर हो रहा है, यानी आपका किडनी डैमेज हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट दोनों तरफ से करना चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि अगर आपका किडनी सही से नहीं करेगा तो क्या होगा। अ, आपका जो यूरिक एसिड है वो ब्लड में ही रह जाएगा, ठीक है, ब्लड से यूरिन में नहीं जाएगा अगर वो प्रॉपरली फिल्टर नहीं करेगा तो, है ना। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये चीज़ देखना है कि अगर आपका किडनी के थ्रू अगर यूरिन में आप मीन्स यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा आ रहा है और ब्लड में भी ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि किडनी का फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपका बॉडी सच में ज़्यादा प्यूरिन जनरेट कर रहा है। लेकिन सिर्फ ब्लड सैंपल्स को पता करने से आप बिल्कुल जायजा नहीं लगा सकते कि सच्चाई क्या है, इसलिए टेस्ट हमेशा दोनों मेथड से करना है। नॉर्मल नॉर्मल प्रैक्टिस मैंने जो लोगों का देखा है, वो हमने यही देखा है कि लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट के थ्रू ही रिलाई करते हैं। बट मेरा सजेशन ये है कि आपको जब भी यूरिक एसिड को मेजर करना है तो 24 आवर ब्लड का यूरिन का कलेक्शन अलॉन्ग विद अपना ब्लड आप करके दें, ठीक है। चलिए इस जर्नी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं हम लोग कि यूरिक एसिड का वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है। तो यूरिक एसिड का जो वैल्यू है वो आइडियल वैल्यू 1.5 से लेके 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। डेसीलीटर 100 cc को बोलते हैं। 100 cc मतलब 100 ml। 100 ml में अगर 1.5 mg से 6 mg आ रहा है ब्लड में, तो इसको बोला जाता है कि ये आइडियल है। अगर 6 mg से ज़्यादा है
तो ये ज़्यादा रहता है। लेकिन जो वर्किंग मेल हैं, जो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उनमें 7 तक भी आइडियल माना जाता है। ठीक है, तो 7 के ऊपर हमें नहीं जाना है। ठीक है, और थोड़ा सा और भी बहुत सारी जानकारी मुझे देनी है आपको। ठीक है, जिससे यूरिक एसिड के बारे में और भी मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता सकूं। ठीक है, अब देखिए नेचुरली क्या है, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो बातें हमने आपको बताई हैं उन्हीं का एक्सप्लेनेशन है। लेकिन स्ट्रेस तो जीरो करना बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में। हर आदमी बहुत स्ट्रेस्ड है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े लोगों तक हर किसी को कुछ ना कुछ टेंशन है। लेकिन क्या है कि हम मेंटल अडॉप्टेबिलिटी को इंक्रीज करके अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें अश्वगंधा, जिनसिंग और ब्राह्मी का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए अपने डाइट में। तो आपको ये चीज़ समझना है कि एक रेगुलर डाइट में आपको ये चार सारी चीज़ें, अश्वगंधा लगभग 5 से 10 ग्राम, जिनसिंग और ब्राह्मी लगभग 5 से 10 ग्राम आपके डाइट में जाना चाहिए, जो आपको हेल्प करता है। ऐसे केस में आप रॉ भी खा सकते हैं अगर आपको बहुत प्योर मिल जाता है, अगर वो टॉक्सिक नहीं है तो। नहीं तो आप सप्लीमेंट्स का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, और अ, और जो प्यूरिन रिच फूड है यहाँ पे देखिए उसकी कुछ लिस्ट है, बाकी आप गूगल भी करके पता कर सकते हैं कि क्या क्या प्यूरिन रिच फूड है। ये प्यूरिन रिच फूड है, इनको आपको अवॉइड करना है, मतलब कट करना है। यू हैव टू कट डाउन, है ना, ये आपको कट डाउन करना है। शुगर अवॉइड करना है। ठीक है, शुगर अवॉइड करने का लॉजिक क्या है कि बॉडी के अंदर ज़्यादा शुगर होगा। ठीक है, ज़्यादा शुगर होगा और तो क्या होगा कि हमारी अगर इंसुलिन सही क्वांटिटी में नहीं है या इंसुलिन की रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप हो गया है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में ये शुगर यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। ये यूटिलाइज नहीं हो पाएगा तो ये क्या करेगा, आपकी किडनी का जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है ना उसको डैमेज कर देगा। डैमेज कर देगा तो फिर वही सेम प्रॉब्लम आएगी कि किडनी सही से प्यूरिन को मतलब यूरिक एसिड को खींच नहीं पाएगा। और खींच नहीं पाएगा तो फिर क्या होगा, फिर आपके ब्लड में हायर यूरिक एसिड दिखेगा। तो इसलिए आपको शुगर अवॉइड करना है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। खूब पानी पीना है। हमने आपको बोला कि जब तक एक गिलास पानी आप नहीं पी लेते तब तक आप यूरिन डिस्चार्ज करने नहीं जाओगे। ठीक है, खुद से एक प्रॉमिस रखना है। अल्कोहल अवॉइड करना है, वज़न को घटाना है। ठीक है, और इंसुलिन लेवल की हमने बात करी थी कि इंसुलिन लेवल को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, बॉडी के अंदर इतना भी शुगर मत डाल दो कि बहुत ज़्यादा इंसुलिन बॉडी को बनाना पड़े, क्योंकि कहते हैं कि पता है पूरी बॉडी का इंसुलिन का कोटा बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो वो जैसे कहते हैं ना कि हमारी सांसें लिमिटेड हैं, अगर हम जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं तो हम जल्दी डेथ हो जाती है। उसी तरह हमारी बॉडी में इंसुलिन भी लिमिटेड है। मतलब इंसुलिन जितना ज़्यादा आप डेली का डेली मतलब हमारा बॉडी सिक्रीट करेगा, ठीक है, उतना कम हमारा लाइफ होगा। इसलिए इंसुलिन बनना बहुत अच्छी बात नहीं। लोग बोलते हैं बहुत प्रयास करिए कि बॉडी में इतना कम शुगर जाए कि बहुत ही मिनिमम इंसुलिन में काम चल जाए, है ना। बाकी आपको अपने डाइट में फाइबर बढ़ाना है। ठीक है, और प्री डायबिटिक कंडीशन अगर किसी को है तो उनको मधुनाशनी या जितने भी शुगर को इजीली डाइजेस्ट करने वाले फूड हैं लाइक सॉल्युबल फाइबर, ठीक है, और बी कॉम्प्लेक्स रिच फूड, इन सारी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, और फाइबर आपकी बॉडी में सफिशिएंट होना चाहिए। कभी हम एक सेशन लेके आएंगे जिसमें हम फाइबर के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रेस लेवल हमने कम करने के लिए बोला, बेस्ट तरीका है स्ट्रेस लेवल कम करने का कि आप अश्वगंधा को कंज्यूम करना शुरू करिए। हेल्प करेगा आपके स्ट्रेस लेवल को ऑप्टिमाइज करने के लिए। ठीक है, और जब भी आप एक चीज़ और है कि यहाँ पे कीमोथेरेपी ड्रग्स होते हैं। कीमोथेरेपी क्या होता है, कीमोथेरेपी एक ऐसी थेरेपी होती है जो कैंसर पेशेंट्स के बॉडी में जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑक्सीडेशन ही कराई जाती है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जब आपकी बॉडी में कीमोथेरेपी हो रही हो तो उस केस में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे एंटीऑक्सीडेंट्स कीमो के इफेक्ट को मिनिमम कर देते हैं। इसलिए कीमो क्या करता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है। ऑक्सीडेशन को बढ़ा के वो गुड एंड बैड सेल्स दोनों को डैमेज करता है।
ठीक है। और उस केस में यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि प्यूरिन बहुत ज़्यादा बॉडी में जनरेट होता है, क्योंकि कीमो क्या करता है, सेल्स को डैमेज करता है। ठीक है। और एक चीज़ और आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब भी आप टेस्ट के लिए जाएं, जब भी आप टेस्ट के लिए जाएं तो आप कम से कम 2 से 4 दिन आप किसी भी तरह का ऐसा मतलब यूरिक एसिड को घटाने वाली चीज़ जो है उसको खाना बंद कर दें। तो आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लगेगा। अगर आपने दोपहर में या सुबह ब्लड सैंपल दिया और रात को आप विटामिन सी लिए हुए थे, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलेगी, क्योंकि विटामिन सी के कारण ऐसे ही जो है वो फ्री रेडिकल अटैक मिनिमम हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में वो सही प्यूरिन डेवलप नहीं होगा, तो रियल कंडीशन पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बेस्ट ये है कि यूरिक एसिड के कंसिक्वेंसेस बहुत ही खतरनाक होते हैं। मतलब जब गाउट हो जाता है, गाउट मतलब जब यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म में लिक्विड से क्रिस्टल हो जाता है, तो बहुत ही सीवियर पेनफुल होता है। और सबसे बेकार बात यह है कि वो डिफॉर्म कर देता है आपके जॉइंट्स को, और जॉइंट्स डिफॉर्म होने के बाद वो कभी रिफॉर्म नहीं हो पाती। इट इज़ जस्ट लाइक कि कोई बलून फूलने के बाद कभी रिस्टोर नहीं होता उसका साइज। तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है कि आपका यूरिक एसिड लगातार आपको मॉनिटर करते रहना है। नॉर्मली लोग हमसे पूछते हैं कि कैसे पता चलता है कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ रहा है। उसका बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं, जब आप सुबह सो के उठते हो और आपको महसूस हो रहा है कि आपकी एड़ियों में चुभन हो रही है, तो आपको तुरंत अपना ब्लड टेस्ट सैंपल के लिए देना चाहिए, है ना, ब्लड सैंपल के लिए देना चाहिए। और तुरंत बाहर से जाके गैलन परचेज करना चाहिए, 24 आवर का यूरिन कलेक्ट करना चाहिए और तुरंत आपको लैब में देना चाहिए। जस्ट 200-250-300 रुपये में आपका ब्लड टेस्ट हो जाएगा। बाकी मतलब 500 रुपये के अंदर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और इस हिसाब से प्लान शुरू कर देंगे। उससे भी पहले आपको ये करना शुरू कर देना चाहिए कि उससे भी पहले आपको ये शुरू कर देना चाहिए कि आपको दबा के पानी पीना चाहिए, क्योंकि वाटर इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर द यूरिक एसिड पीपल। ठीक है। वाटर जो है ना वो बेस्ट मेडिसिन है, बेस्ट मेडिसिन। बन गया, आप क्या करें, बहा दो। बहेगा कैसे पानी से, इट इज ऑल अबाउट। ठीक है। तो बाकी तो हमने सारे पॉइंट्स कवर अप कर दिए। आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी देख रहा हूँ कुछ छूट गया हो तो। ठीक है। ठीक है। तो बाकी हमने सारी चीज़ें कवर अप कर दिया यहाँ पे। आपको यूरिक एसिड कैसे बनता है वो बता दिया, कैसे कंट्रोल होगा ये बता दिया, है ना। और क्या फूड, क्या सप्लीमेंटेशंस इनमें सपोर्ट करती हैं। बट यूरिक एसिड की सबसे बड़ी दवा है वाटर, और दूसरी दवा है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन फ्रॉम फ्री रेडिकल, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, आप देख लीजिए। एक तो आपको फ्री रेडिकल कम करना है। ठीक है। दूसरा, विटामिन सी का इंटेक बढ़ाना है। ठीक है, ताकि आपका जो है नेचुरली जो डिके है वो कम हो जाए। ठीक है। और हम तीसरा क्या है, लो प्यूरिन डाइट खाना है। ठीक है, ये मैं आपको कुछ फाइंडिंग्स बता रहा हूँ। ठीक है, लो प्यूरिन डाइट खाना है। ठीक है। और खूब वाटर पीना है। ठीक है। अब फ्री रेडिकल्स को जनरेट करने वाली जो चीज़ें हैं उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, अगर आप वर्कआउट ज़्यादा करते हैं तो आपको प्रोटीन इंटेक मैनेज करना है अपने डाइटिशियन से बात करके। ठीक है। और दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपको अश्वगंधा, जिनसिंग, ब्राह्मी, ये सारी चीज़ें कंज्यूम करनी है। और अपनी स्ट्रेस का रीज़न फाइंड आउट करके आपको फटाफट रीज़न फाइंड आउट करके उसको रेक्टिफाई करना है कि क्या रीज़न है। ठीक है। और तीसरा, आपका गट हेल्थ इम्प्रॉपर है तो आपको ज़्यादा फाइबर और आपको अम्ल की, विविध की, हरिता की, इस तरह के सप्लीमेंट्स का सहारा लेना चाहिए और रफेज आपकी डाइट में रहना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये सेशन मैं क्लोज करना चाहूँगा और आई वुड इनवाइट यू टू आस्क क्वेश्चंस, ताकि आप अपने मन में दबे हुए सवालों को पूछ सकें। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। वाह, बहुत जबरदस्त सेशन रहा आई थिंक। और जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं राहुल जी के लिए। और यूरिक एसिड आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे लोग प्रोटीन 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 कम खाना चाहिए, प्रोटीन कम खाना चाहिए, सबको लगता होगा, है ना। लेकिन आपको ये पता चला कि प्यूरिन जो है
कम लेना चाहिए अगर आपको यूरिक एसिड को कम करना है। और दूसरी चीज़ है कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपका फ्री रेडिकल्स जो डैमेजेस है बॉडी में वो कम होना चाहिए, और उसके लिए एक्सेलेंट है कि आप जो है विटामिन सी लें। और एक और सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट नहीं, दैट इज हर्ब, और वो है गार्लिक। गार्लिक क्या करता है, आपके जब भी आपको यूरिक एसिड अगर बढ़ा है और वो क्रिस्टल फॉर्म में अगर होने लगे, तो उस केस में मतलब इसका हाई यूरिक एसिड है, जैसे कि अगर 10 है 12 है, ज़्यादा होने लगा और उनको एड़ियों में दर्द हो रहा है और कहीं कहीं जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो उस केस में अगर आप गार्लिक लेते हैं, दैट विल रिड्यूस योर इन्फ्लेमेशन, और जो वो क्रिस्टल से उसको डिजोल्व करने में भी गार्लिक हेल्प करता है। तो उसका एंटी यस। इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी जो है वो वर्क करता है, तो गार्लिक भी आप जो है ऐड कर सकते हैं। एंड फाइनली आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो सेशन होगा हेल्थ सेशन 16 को, वो हम लोग लेंगे हाइपर टेंशन पे, राइट। तो अभी से आप लोग प्रमोट करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। हाइपर टेंशन का सेशन होगा, और हाइपर टेंशन मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। तो जितने भी हाइपर टेंशन के शिकार होंगे, जितने लोग हाइपर टेंशन से ग्रसित होंगे, वो आप उनको इस सेशन में प्लग कर सकते हैं। लिंक जो है एक दिन पहले शेयर हो जाएगी, अभी से आप लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो किसी का कोई सवाल है, क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, तो वो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, अदरवाइज हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, सत्यव्रत जी का सवाल है। सत्यव्रत जी आप सवाल पूछ सकते हैं। जी, गुड इवनिंग सर। वेरी राहुल गुड सर, इवनिंग। मेरे सवाल था कि जैसे डॉक्टर से एक्सेल करते हैं कि नहीं, जो है आपको दूध नहीं लेना है, दाल नहीं लेना है, तो आपने कहा कि हाँ दाल है, लेकिन कुछ दाल ऐसे सारे दाल नहीं है, तो कौन सी दाल लेना ठीक रहेगा? इससे में बहुत कॉमन चीज है ये यूरिक एसिड का, और बहुत सारे लोग डॉक्टर्स कहते हैं, बस वो मान लेते हैं, जबकि प्रोटीन इंटेक नहीं हो पाता है। देखिए, तो सर प्यूरिन प्यूरिन का लेवल तो सारे दालों में थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन लोग कहते हैं कि जो मसूर का दाल है और खेसारी का दाल है, ये दो सर दाल ऐसे हैं जिसका कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। नॉर्मली तो हम लोग मसूर कम ही खाते हैं, तो मेरे को नहीं लगता। बाकी अरहर मटर में थोड़ा सा प्यूरिन होता है, इसलिए मटर का दाल अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अरहर मूंग बेस्ट दाल है, उसका कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते थैंक यू सर। अरहर, मूंग और चना, और 2-3 जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप मिला देते हैं तो उसको आप ले सकते हैं, कोई हैं। इशू यस। नहीं है। दाल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पनीर से कोई प्रॉब्लम नहीं मसूर है। मसूर एंड मटर ये दोनों अवॉइड करें। ओके सर, थैंक यू सर। मसूर और मटर ओके, अवॉइड करना। थैंक यू सर। और मसूर आपने दाल खा भी लिया तो पानी पी लो, 4 5 6 लीटर सब निकल जाएगा। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? ठीक है, फिर इस सेशन को क्लोज करते हैं। यस यस।